गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण का विषय ले रहे हैं शब्द विचार। इस पाठ में हम विचार करेंगे शब्दों पर। तो आइए सबसे पहले हम शब्दों के विषय में जान लेते हैं कि शब्द क्या होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। यहाँ आप उदाहरण देख रहे हैं, ये कुछ शब्द हैं जैसे दिल्ली, गर्मी, नदी, बालू, इधर, काजल। अब यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उन्हें पढ़कर अर्थ समझ में आ रहा है, इसलिए यह सार्थक हैं। जैसे ही हम इन सब को पढ़ते हैं हमारे ध्यान में आ जाता है कि इनका अर्थ क्या होगा। और फिर दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि इन सब शब्दों में कई ध्वनियाँ हैं। जैसे आइए हम ध्वनियों को अलग करके देखते हैं। जैसे आपने वर्ण विच्छेद वाले पाठ में पढ़ा कि वर्णों को हम जब अलग अलग करते हैं तो किस प्रकार से लिखते हैं। तो आइए पहला देखते हैं, ब जमा आ जमा ल जमा ऊ, तो ये बना बालू। इसी प्रकार अगला देखिए शब्द, क जमा आ जमा ज जमा अ जमा ल जमा अ, तो ये बन गया काजल। इसी प्रकार द जमा ई जमा ल जमा ल जमा ई, ये बना दिल्ली। ग जमा अ जमा र जमा म जमा ई, ये बन गया गर्मी। ई जमा ध जमा अ जमा र जमा अ, ये शब्द बना इधर। तो इस प्रकार हमने समझा कि किसी भी शब्द का अर्थ होता है और ये शब्द कई ध्वनियों के मेल से बनता है और उन ध्वनियों के लिखित चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसमें विशेष क्या रहा। पहली विशेषता है कि वर्णों के मेल से शब्दों की रचना होती है। दूसरी विशेषता है शब्द स्वतंत्र इकाई होते हैं, इनका अपना अर्थ होता है। स्वतंत्र का मतलब क्या है कि जब हम शब्द को लिखते हैं, केवल एक अकेला शब्द, जैसे हमने उदाहरणतः लिखा दिल्ली, तो दिल्ली शब्द अपने आप में स्वतंत्र है, इसके आगे पीछे कोई और शब्द नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई व्याकरण का नियम नहीं लगा हुआ है। वाक्य में पदों का सामान्य क्रम कर्ता, कर्म और अंत में क्रिया का होता है। जब भी हम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो फिर उनका एक क्रम रहता है वाक्य में। सबसे पहले आएगा कर्ता, दूसरा में उसके बाद आएगा कर्म और लास्ट में अंत में क्रिया। शब्दों के मेल से वाक्य और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। तो इस प्रकार शब्द की परिभाषा क्या हुई? वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई ही शब्द कहलाती है। अब इसके विषय में अगला जान लेते हैं, पद के विषय में। पद किसे कहते हैं? व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। यानी जब हम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर देते हैं तो वो शब्द ना कहलाकर उन्हें पद कहा जाता है। जैसे पुस्तकालय में शांति से बैठते हैं, शहरों में मेट्रो के चलने से सुविधा हो गई है, रमा बगीचे में टहल रही है। इस प्रकार पदों के मेल से बनता है वाक्य, पदों के मेल से बनता है, शब्दों के मेल से नहीं। शब्दकोश में शब्द होते हैं, पद नहीं। वाक्य और भाषा में पद होते हैं। तो वाक्य हमेशा पदों के मेल से बनता है, शब्दों के मेल से नहीं बनता है। और शब्दकोश में हमें शब्द मिलते हैं। शब्दकोश यानी हिंदी की आप डिक्शनरी देखिए, उसमें बहुत से शब्द हमें मिल जाएंगे, वहाँ पर पद नहीं होंगे, केवल शब्द होंगे।
और वाक्य में और भाषा में पद होते हैं। तो इस प्रकार ये थी पद की परिभाषा। अब आइए जानते हैं शब्दों का वर्गीकरण। यानी हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में बहुत से शब्द हैं अलग अलग प्रकार से, तो उन शब्दों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है, उन्हें अलग अलग तरह से बांट दिया गया है। जैसे पहला है वर्गीकरण रचना या बनावट के आधार पर, यानी ये शब्द किस प्रकार बनाए गए हैं उस आधार पर हमने इनका वर्गीकरण किया है। दूसरा वर्गीकरण किया है हमने स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, यानी ये शब्द आए किस स्रोत से हैं। स्रोत यानी कौन सी भाषा के हैं, कहाँ से इनको लिया गया है, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तीसरा वर्गीकरण है अर्थ के आधार पर, यानी अर्थ के आधार पर हम इन्हें कितने भागों में बांटते हैं। चौथा इसका वर्गीकरण आता है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, यानी जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण के आधार पर हम शब्दों को कितने भागों में बांटते हैं। और सबसे अंतिम है प्रयोग के आधार पर, यानी जब हम इनका प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में तो उसके आधार पर शब्दों को किस किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो आइए आज हम सबसे पहला वाला शब्द भेद ले रहे हैं, रचना के आधार पर शब्द भेद। तो सबसे पहला जो शब्द भेद है रचना के आधार पर वो है रूढ़ या मूल शब्द, यानी जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ या प्रसिद्ध हो जाते हैं वे रूढ़ अथवा मूल शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी अगर हम इनके खंड कर देंगे, टुकड़े कर देंगे तो फिर ये अर्थहीन हो जाएंगे। और जैसे ही हम कोई रूढ़ शब्द या मूल शब्द का उच्चारण करते हैं तो उनके उच्चारित होते ही हमें उसका अर्थ समझ में आ जाता है, क्योंकि वो एक खास अर्थ के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, यदि उदाहरण के तौर पर हम कुछ शब्दों को लें और उनका हम अगर उनको तोड़ने की कोशिश करें तो क्या हमारे सामने आता है। यदि इन शब्दों के खंड किए जाते हैं तो ये अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे पुस्तक, नल, पानी, हाथी आदि, इन सब शब्दों का एक अर्थ है, परंतु यदि इन्हें हम अलग अलग कर दें, पुस और तक, तो ये दोनों शब्द अलग तो हो गए लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह नल शब्द में न जमा ल, तो न और ल का कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह पानी में प जमा नी, इनको हमने अलग अलग कर दिया पा नी, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह हाथी में हा और थ, कोई अर्थ नहीं है इसका। तो इस तरह इनको अलग अलग करने पर, इनके खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। प्रत्येक रूढ़ या मूल शब्द का अपना निश्चित और एक विशेष अर्थ होता है। अब रचना के आधार पर शब्द भेद देखिए। यौगिक शब्द दूसरा, यौगिक शब्द यानी दो या दो से अधिक शब्दों के योग और मेल से बनना या बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं तो वे खंड भी सार्थक होते हैं, यानी अगर हम इन शब्दों को, यौगिक शब्दों को अलग अलग करते हैं तो इनका अपना एक अर्थ होता है। यौगिक का मतलब यानी जो योग से बना है, जो दो शब्दों के मिलने से, जुड़ने से बना है। जैसे रसोई जमा घर, तो इसका बनना शब्द रसोई घर। इसी तरह प्रयोग जमा शाला, तो एक नया शब्द हमारे सामने आया प्रयोगशाला। राष्ट्र जमा पिता, राष्ट्र पिता। यह सभी शब्द दो मूल शब्दों के जोड़ से बने हैं जिनका अपना विशेष अर्थ है। यौगिक शब्द का रूप लेने पर भी इनका अर्थ दोनों खंडों के अर्थ का योग ही होता है, यानी जब ये यौगिक शब्द बन जाते हैं तो दोनों शब्दों का क्या अर्थ है उनको जोड़कर इसका अर्थ बनता है। इन शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि द्वारा
होती है। ये सब आप व्याकरण में हर एक कक्षा में पढ़ते हैं, प्रत्येक कक्षा में पढ़ते हैं। आप उपसर्ग पढ़ते हैं, प्रत्यय पढ़ते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय में देखिए छोटा सा एक शब्दांश होता है और उसके साथ एक मूल शब्द जोड़ दिया जाता है। इसी तरह संधि में दो शब्दों का मेल होता है, समास में भी दो शब्दों को जोड़ दिया जाता है। तो ये सब यौगिक शब्द हैं। चलिए अंतिम जो है वो जान लेते हैं। रचना के आधार पर शब्द भेद का अंतिम है योग रूढ़ शब्द, यानी जो शब्द यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। रूढ़ मतलब प्रसिद्ध हो जाएं। यानी अभी हमने जो दो ऊपर भेद पढ़े, रूढ़ शब्द या मूल शब्द और यौगिक शब्द, इन दोनों की विशेषताएं इस अंतिम वाले योग रूढ़ शब्द में आ जाती हैं। यानी ये शब्द दोनों ही तरह का काम इसमें होता है। ये यौगिक भी होता है और ये रूढ़ भी होता है। इन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, परंतु यह किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। जैसे जलज, अब इसमें दो शब्द हैं, जल जमा ज, तो ये शब्द बना जलज। जलज, जल का अर्थ है पानी और ज का अर्थ है जन्म। तो पानी में जन्मा, पानी में जन्म लेने वाला, लेकिन पानी में तो बहुत से जीव जंतु पेड़ पौधे सब जन्म लेते हैं, परंतु सभी को जलज नहीं कहा जाता। यह शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गया है। यानी जलज शब्द का अर्थ है कमल का फूल। तो ये शब्द जो है जलज, ये कमल के लिए प्रसिद्ध हो गया है। इसी प्रकार एक और इससे मिलता जुलता शब्द आपने सुना होगा, बहुत से बच्चों का नाम भी होता है पंकज। पंक, इसमें पंक और ज को मिलाकर ये शब्द बना है। पंक का अर्थ है कीचड़, ज का अर्थ है जन्मा, अर्थात पंक में जन्म लेने वाला। अब पंक में तो यानी कीचड़ में तो बहुत से कीड़े मकोड़े होते हैं, लेकिन हम उन्हें पंकज नहीं कहते। हम पंकज कहते हैं कमल के पुष्प को, जो कि तालाब की कीचड़ में खिलता है। तो इस तरह ये जो शब्द हैं ये एक खास वस्तु के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं, इसलिए इन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसी प्रकार निशाचर एक और शब्द है, जिसे दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया, निशा जमा चर, जिसका अर्थ है रात को घूमने वाला। अब रात के समय तो अनेक पक्षी पशु आदि घूमते हैं, परंतु यह शब्द राक्षस के लिए रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार नीलकंठ अर्थात नीले कंठ वाला, अब ये जो शब्द है ये शिव के लिए प्रयोग किया जाता है। नीले रंग का कंठ, गला पक्षियों का भी होता है, लेकिन यह शब्द शिव के लिए रूढ़ हो गया है। हम शिव के लिए ही नीलकंठ शब्द का प्रयोग करते हैं। आशा है कि ये विषय सबको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।